टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, साइक्लिक एंड ओपन चेन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट ऑफ ग्लूकोज तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम कार्बोहाइड्रेट के, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट की बात करते हैं, वो है हमारे पास मोलिस टेस्ट, ठीक है। मोलिस टेस्ट बोलते हैं इसे। कैसे किया जाता है? जैसे मान लो हमारे पास टेस्ट ट्यूब लिया हम लोगों ने, और उस टेस्ट ट्यूब में अल्फा नेफ्थॉल, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल ऐड किया 2 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब में पहले से हमने जो ब्लू कलर से मैंने बनाया गया है, ब्लू कलर से क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, 2 ml कार्बोहाइड्रेट सैंपल लिया। उसके अंदर क्या डाला हमने, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। ये अल्फा नेफ्थॉल है इसके बीच में। इसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से शेक कर लेते हैं ताकि दोनों मिक्स हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट और अल्फा नेफ्थोल को मिक्स करने के बाद फिर इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है 1 ml, ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐसे डायरेक्टली नहीं मिला दिया जाता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब को हल्का सा टेढ़ा करके और इसकी वॉल बाय वॉल डाला जाता है। वॉल साइड पर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। अगर हम डायरेक्टली कंसनट्रेटेड H2SO4 को ड्रॉप की फॉर्म में सीधा डाल देंगे तो वो सीधा इसके अंदर डिप कर जाएगा। हमें क्या है, हमें इन दोनों लिक्विड की सरफेस को मैच कराना है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस से यहाँ डालेंगे। तो जैसे जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 इस वॉल से नीचे जाएगा, तो नीचे जाने पर क्या होगा, ये इस लिक्विड की सरफेस से जाके मिलेगा। और जैसे ही सरफेस से जाके मिलेगा तो इन दोनों लिक्विड की जंक्शन पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट मतलब जहां पर भी ये दोनों मैच होते हैं, वहां पर वॉयलेट कलर की रिंग फॉर्म हो जाएगी। अगर ये वॉयलेट कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो सैंपल लिया था वो सैंपल किसका था, हमारा कार्बोहाइड्रेट का सैंपल था, ठीक है। इसे मोलिस टेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल इजी है। क्या याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के सैंपल में हमने क्या डाला है, कार्बोहाइड्रेट के सैंपल में हमने अल्फा नेफ्थोल पहले मिक्स किया है, और फिर वॉल साइड से उस अल्फा नेफ्थोल से हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 को उसके अंदर डाला। और जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो उसमें वॉयलेट रिंग बन गया, और वॉयलेट रिंग बन गया तो हम बोल देंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलिस टेस्ट हो जाता है। इसके बाद हमें याद रखना है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के टेस्ट टॉलुइन्स और फॉलिंग दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। और ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर पढ़नी है सिर्फ हमें। ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फॉर्मूला सेम, ग्लूकोज का फॉर्मूला ही फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है, C6H12O6। डिफरेंस बस इतना सा है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास, वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी पायरेनोज, एंड हमारे पास जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है वो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज कौन सी स्ट्रक्चर शो करती है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कीटोन फॉर्म में होते हैं वो फ्यूरेनोज शो करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या है, उसके लिए हम दोनों एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होता है CHO, सबसे नीचे आता है CH2OH, ठीक है। उसके बाद बीच में आता है हमारे पास 4 किरैल कार्बन, 4 किरैल कार्बन आए, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 3 किरैल कार्बन पर हमको रखना है H राइट साइड में, बाकी सभी पर रख देना है OH। और इसके अपोजिट यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हुई हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, जिसके अंदर हमारे पास ये एल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में, तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में आना चाहिए एल्डिहाइड की जगह कीटोन, क्योंकि ये कीटोज स्ट्रक्चर वाले होते हैं। अब कीटोन में पहले नंबर कार्बन पर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में पहले नंबर कार्बन को तो लिख देते हैं CH2OH, ठीक है। और सेकंड कार्बन पर मैं लगा देता हूं यहां पर कीटोन, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पर कीटोन लगेगा। अब बचे हमारे पास नीचे की तरफ ये CH2OH, 1 मिनट, CH2OH, ठीक है। 3 नंबर कार्बन पर तो H इधर ही रहेगा, यहाँ OH, यहाँ OH।
ये OH आ जाएगा, ये H एंड ये H, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लूकोज की, एंड ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास फ्रक्टोज की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है, ग्लूकोज में आएगा एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज में आएगा हमारे पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। सेकंड नंबर, ये जो कार्बन था इसको हमने कीटोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला सेम आएगा, बाकी के नीचे की पूरी स्ट्रक्चर, यहाँ से आगे की स्ट्रक्चर कंप्लीट दोनों के अंदर सेम रहेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हुआ। टोटोमर होते हैं ये दोनों आपस में, और बेसिक सॉल्यूशन से चेंज कर लेते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, फिर भी देख लेना कि आपस में टोटोमर शो करके कि एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में एक दूसरे के साथ टोटोमर ये शो करते हैं, ठीक है। हम अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो हमारा है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर और एनोमेरिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आगे चलना है हमको, देखो। तो सबसे पहले तो हम इसकी ओपन चैन स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद 3 कार्बन आएंगे, और उसके बाद आएगा CH2OH, 3 कार्बन 1 2 एंड 3, ठीक है। थर्ड नंबर कार्बन ये है हमारे पास, बीच वाला कार्बन HOH, यहाँ OH H एंड H, ये हुई इसकी ओपन चैन स्ट्रक्चर। अब देखो इसे साइक्लिक में कन्वर्ट करना है, तो साइक्लिक में कन्वर्ट करने के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। कैसे कन्वर्ट करना है? हमको ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो भी होता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी भी केस में, ये हमें हटाना होता है। तो हमें ये कीटोन ग्रुप यहाँ से हटाना है, ठीक है। कीटोन ग्रुप कैसे हटाएंगे? इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। 5 नंबर कार्बन की बात करेंगे डायरेक्ट, ये जो लास्ट किरेल कार्बन होता है यहाँ से, ये जो लोन पेयर है ये रहा। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को तो हटा के हम शिफ्ट करेंगे कहाँ? इस ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मैं भी हटा देता हूं, बाद में हम लिखेंगे। ये हाइड्रोजन मैं यहां से भी रिमूव कर देता हूं, ठीक है। और ये जो हमारे पास बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा? लोन पेयर है, ये लोन पेयर डायरेक्टली अटैच होगी इस पॉजिटिव वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो तो आया इसके पास, और ये पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? इसकी ओपन चैन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, CH2OH C। अब इस C के पास में OH ग्रुप तो है, यहां से 1 2 एंड 3, OH H एंड H, H OH, और ये जो ऑक्सीजन था ये डायरेक्टली किससे अटैच हुआ? इस कार्बन से, CH2OH। तो ये हुई हमारे पास इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमें फ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर में शो करना है। कैसे शो करेंगे? ठीक है, ये फ्यूरेनोज। अब इसमें नंबरिंग दे लेते हैं कार्बन को। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ग्लूकोज के केस में जो एनोमेरिक कार्बन था वो नंबर 1 कार्बन था। एनोमेरिक कार्बन जिसपे हम OH की कंडीशन को फिक्स नहीं बता सकते कि लेफ्ट में या राइट में। यहां पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन सेकंड नंबर का है, क्योंकि कीटोन से चेंज हुआ है, तो यहां पर इस सेकंड नंबर वाले OH की पोजीशन अभी फिक्स नहीं है। तो सेकंड नंबर कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है वो है हमारे पास ये एनोमेरिक कार्बन होगा। तो इससे क्या अटैच है? इससे एक तो CH2OH अटैच है और दूसरा OH अटैच है। अभी हमें कुछ पता नहीं है कौन सा ऊपर या नीचे होगा, तो इसमें मैं लिख देता हूं ये OH ऊपर हो जाएगा और CH2OH नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? थर्ड नंबर कार्बन। थर्ड नंबर कार्बन क्या होगा हमारे पास? ये थर्ड नंबर कार्बन है। यहां पर H राइट साइड में है और जो राइट साइड में होगा वो नीचे आएगा, OH ऊपर आ जाएगा। 4 नंबर कार्बन, OH नीचे H ऊपर। 5 नंबर कार्बन CH2OH, वो तो ऑलवेज ऊपर ही आता है, और H नीचे, ठीक है। ये उस तरीके से लिखा है जब हमने फिशर प्रोजेक्शन को हॉवर्थ में कन्वर्ट करने के लिए सीखा था। नंबरिंग दे देता हूं मैं इनको, कार्बन की नंबरिंग, कौन सा कार्बन कौन सा है, और इजीली समझ में आ जाएगा। ये 1 नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन ही यहां पर एनोमेरिक कार्बन है।
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है। अब इसमें OH की पोजीशन अगर हम देखें तो OH की पोजीशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और जिसमें OH की पोजीशन ऊपर की तरफ होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा। अब ये बीटा बना किससे, डी से ही तो बनाया है हमने, इसमें OH राइट साइड में था, तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसी की अगर हमें अल्फा बनाना है तो अल्फा में इस एनोमेरिक कार्बन को हमें चेंज कर देना है। ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन था, इस एनोमेरिक कार्बन के ग्रुप को हम चेंज कर देंगे। OH नीचे आएगा, CH2OH ऊपर चला जाएगा, बाकी सब एज इट इज सेम रहेंगे। नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड C। नाम हो जाएगा इसका अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। अब म्यूटा रोटेशन करने की कैलकुलेशन करने का कभी भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा, फिर भी हम एक बार यहाँ पर सीख लेंगे। म्यूटा रोटेशन से जब भी क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछता है, कोई भी कंपाउंड दे देगा कि ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, या फिर पूछ सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन कौन म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए म्यूटा रोटेशन क्या होता है और ये कैसे शो होता है। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन समझने से पहले हम एक स्पेसिफिक रोटेशन की बात समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है, अब ऑप्टिकल आइसोमर तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर ये डी एल अल्फा बीटा शो हो रहे हैं, एनोमर है आपस में। तो ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये 1 ml की हमारे पास कोई भी ट्यूब है, 1 ml। अब ये 1 ml कैसे भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है। क्यूबिकल में 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी आ सकता है। या फिर हम इसी सिलेंड्रिकल को बोल सकते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर हुआ और इसका एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 ml टोटल मिला के वॉल्यूम ये हो जाएगा। इस 1 ml के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल किया। इस सॉल्यूशन में से अब हमने लाइट निकाली। ये जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है पीपीएल, अभी तो किसी भी एंगल पर रोटेट नहीं है, सीधी है। जब इसमें से हम इस लाइट को पास करेंगे तो ये लाइट कितने एंगल पर रोटेट होगी, इसी को बोला जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, मतलब 1 ml सॉल्यूशन में से लाइट निकालने पर जितने एंगल पर रोटेट हो जाती है उसी को हम स्पेसिफिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा देगा कि 1 ml में से अगर लाइट 18 डिग्री पर रोटेट हुई तो 2 ml में से कितने डिग्री पर रोटेट होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहां भी हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस म्यूटा रोटेशन पर है। तो स्पेसिफिक रोटेशन समझा के अब देखो आगे। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज 18.7 डिग्री। मतलब बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 18.7। एंड अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 112.2। मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक सैंपल लिया बीटा डी ग्लूकोज का और उस सैंपल में से लाइट हमने पास की, तो ये लाइट को 18.7 डिग्री पर रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं। अगर हमने सैंपल में अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो ये लाइट को 112.2 डिग्री पर रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन कहाँ है इसके अंदर। अब देखो, हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज कभी भी सिंगल फॉर्म के अंदर तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज अल्फा और बीटा एनोमर में प्लस ओपन चेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से इक्विलिब्रियम पर होते हैं। मतलब ये बीटा डी और ये अल्फा डी एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। इस मिक्सचर के अंदर अल्फा डी भी है और बीटा डी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर आया। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा वो हमें कैसे पता लगेगा। तो मान लो अगर ये बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों इक्वल होते
तो मैं बोल देता कि इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का रोटेशन 18.7 प्लस 112.2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 50-50% है, डिवाइड बाय 2 करते तो यहाँ पर लगभग एक 65%। देखो मैं राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट्स में नहीं जा रहे हैं। ये भी लिखे हुए हैं, ये भी राउंड फिगर में लिखे हुए हैं। ये 112.2 एग्जैक्ट नहीं है, राउंड फिगर में है। एक्चुअल में ये 1934 आगे बहुत सारे डिजिट होते हैं अगर एक्चुअल वैल्यू निकाले तो ये है 112.2। ये लगभग 65 डिग्री एंगल के आसपास इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर का रोटेशन आता है। लेकिन क्या ये 50-50% होता है? नहीं, हम तो ये भी पढ़ चुके हैं। कितना परसेंट होता है यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो होता है 64%, एंड अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो होता है 36%। ठीक है, और ओपन चेन वाला तो नेग्लिजिबल होता है, 0.02% होता है, उसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों के परसेंटेज आ गए। तो यहां से हम इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कैसे निकाल सकते हैं? 18.7 मल्टीप्लाई बाय 0.64, क्योंकि इसका इतना ही पार्ट है, प्लस 112.2 मल्टीप्लाई बाय 0.36, इसका इतना ही पार्ट है परसेंटेज में। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 52.3 के आसपास आएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, और जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट्स में निकाली गई तो वो जो एग्जैक्ट वैल्यू आई प्रैक्टिकली इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, वो वैल्यू आई हमारे पास 52.7 डिग्री। ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर का रोटेशन है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमने जो सैंपल लिया था उस सैंपल में 64% तो अल्फा डी था और 64% बीटा डी था और 36% अल्फा डी था। या फिर अगर मैंने प्योर बीटा डी भी लिया होता तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। अगर बीटा डी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 डिग्री से चेंज होके 52.7 डिग्री चेंज हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। और इसी रोटेशन को चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, आया होगा समझ में। अब देखो ये सेकंड पॉइंट पढ़ो, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है क्या बताना चाह रहा है इसमें? व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज है, देन स्पेसिफिक रोटेशन चेंज फ्रॉम 18.7 टू 52.7। स्टार्टिंग में बीटा डी का 18.7 था और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कितना हो जाएगा? 52.7। एंड इफ when we start from alpha D glucose, then specific rotation change from 112.2 to 52.7, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो ये है म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन कौन कौन शो कर सकते हैं? म्यूटा रोटेशन समझ में आया होगा किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि एनोमर एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं, उसी की वजह से हो रहा है। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एनोमर नहीं बन सकते तो वहां पर म्यूटा रोटेशन शो नहीं हो सकता। और अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एनोमेरिक कार्बन है, वो एनोमर बना रहा है, तो वहां 100% म्यूटा रोटेशन शो होगा ही होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसका कितना परसेंट बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास म्यूटा रोटेशन। अब हम आगे चलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पढ़ने पर। अब यहां से हमारे पास जो कंपाउंड आएंगे उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा, कैसे कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर एंड म्यूटा रोटेशन, वहां से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। देखते हैं अब हम आगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इससे पहले एक रिएक्शन देखते हैं हम छोटी सी। कार्बोनिल कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में अल्कोहल से कराई जाए, ROH से हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा? एक तरफ लगेगा OH और एक तरफ आ जाएगा हमारे पास OR। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, ठीक है। इसकी रिएक्शन फिर से हमने कराई, R-OH लगा देते हैं। अब क्या बनेगा? ये OH ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OR- में। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसिटल। एसिटल, अब एक पाइरेनोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ठीक है, इसी टाइप की होती है। CH2OH, OH एंड H लगे रहते हैं, अभी हमारा वहाँ फोकस नहीं है, सिर्फ इतना ही बता देता है। ये H एंड ये OH। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो कंपैरिजन करके बता देता हूँ। इस हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर में एक कार्बन है, इस कार्बन से एक तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरा OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये जो कार्बन है, ये कार्बन सेम कार्बन हमारे पास ये है, इससे एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये OR ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो ये OR ग्रुप, ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन से पूरा एल्काइल ग्रुप R पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर हो गई। ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, और इस एनोमेरिक कार्बन से जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH मतलब जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है H प्लस एंड ROH के साथ में। अगर इसकी रिएक्शन H प्लस एंड ROH के साथ में कराई जाए तो ये क्या करेगा, तो ये एक एसिटल स्ट्रक्चर बनाएगा। एसिटल स्ट्रक्चर में देखो क्या हुआ था, दूसरा जो हमारे पास ये जो OH ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया था, OR डैश में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये H तो सेम रहेगा, ये पीछे की पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ये जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OR में, जैसा यहां पर हुआ था। ये OH ग्रुप ये OR डैश में चेंज हुआ R डैश OH से रिएक्शन कराने पर। इसी तरीके से ROH से रिएक्शन कराने पर ये जो OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हुआ, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OR में, सॉरी यहाँ पर OR आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब OR में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कौन सी बना दी इसने, एसिटल स्ट्रक्चर बना दी। और इस OR में ये जो लिंकेज है इसे मैं इस तरीके से शो कर सकता हूं, देखो OR को, ये जो OR है ना इसे मैं लिंकेज बना रहा हूं, ये O और ये R, ये जो लिंकेज है मतलब एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये जो OR कन्वर्ट हुआ है और जिस बॉन्ड से कन्वर्ट हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर ये जो OH था एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यही तो कन्वर्ट हुआ ना OR में, उसी की वजह से तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता कंपाउंड में, हमारे पास एनोमेरिक कार्बन से कोई भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो क्या ये एसिटल स्ट्रक्चर बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। तो इसी के बेस पर हमने आगे शुगर को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, देखते हैं उसे आगे विद डेफिनेशन। देखो हम बोल सकते हैं कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल anomeric hydroxyl group is responsible for oxidation of glucose or carbohydrates। जो भी हमने कंपाउंड लिया है, जनरली हम यहाँ पर ग्लूकोज की ही बात करते हैं। तो देखो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, और सामने वाले कंपाउंड का रिडक्शन किया मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का मतलब ही वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि if anomeric hydroxyl group is present then it is reducing sugar। if anomeric hydroxyl group is present then it is known as reducing sugar।
एंड दूसरी डेफिनेशन नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, जस्ट अपोजिट, इफ एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, अगर ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीडेशन ही नहीं हो सकता, सामने वाले का रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, देन इट इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अभी हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी, एक म्यूटा रोटेशन, एक ही रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तीन पॉइंट हमने पढ़े हैं। ये काम कहाँ आता है, आगे चलते हैं उसके बारे में अब। तो नेक्स्ट हमारे पास है अब डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है, हम पहले डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने बोर्ड में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरीके से कंपाउंड होता है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसे जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर और छोटा कार्बोहाइड्रेट ना बन पाए। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर वो दो अपने कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक हो जाए। मतलब जैसे अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो दो मोनोमर यूनिट दे देता है, तो इसे डाइसैकेराइड बोला जाता है। और जो 2 से 5 या 10 छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो उसे हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड किसका एक पार्ट है, ये एक ओलिगोसैकेराइड का पार्ट है, तो यहाँ पर हम ओलिगोसैकेराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा यूनिट दे, जैसे 10, 15, 20 यूनिट दे देता है ब्रेक करने पर, तो वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, मतलब ये दो मोनोमर यूनिट से मिलके बना होगा। और ऐसे दो मोनोमर यूनिट से बनने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ सुक्रोज की। ठीक है, चलो माल्टोज, दो एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी के तुम खुद कर सकते हो, बुक में से सिर्फ हमें लिंकेज देखना है, उसके बाद तुम इजीली इसे पढ़ सकते हो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पास जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का, बस ये वही चल रहा है। इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं, विटामिन वगैरह, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट हैं, उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। विटामिन, एमिनो एसिड्स, वो तुम्हें खुद पढ़ने होंगे। तो यहां हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे देखो सुक्रोज है, हमें यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पता हो कि किस किस के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, मतलब ये जो दो यूनिट हैं, ये दो यूनिट मोनोमर वाली, ये कौन कौन सी यूनिट हैं, उन्हीं को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास सुक्रोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब सुक्रोज की स्ट्रक्चर में H3O प्लस, अगर इससे हाइड्रोलिसिस कराए तो बनेगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों के बीच का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वही सुक्रोज को फॉर्म करता है। सेकंड है माल्टोज, H3O प्लस अगर लगाएंगे तो क्या क्या मिलेगा माल्टोज से, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है, और स्ट्रक्चर थोड़ी सी दिखने में टिपिकल होती है। अगर हमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद है कि किस किस के बीच में बना है, हमें पूरी स्ट्रक्चर रटनी नहीं है, हमें सिर्फ ये रटना है, ये जो पार्ट में लिख रहा हूँ ना, ये रटना है हमें। अगर हमें ये पता है कि किस किस के बीच में बनता है तो हम सेकंड्स लगते हैं स्ट्रक्चर बनाने में आगे। बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, एंड फोर्थ है हमारे पास सेलोबायोस। ये है बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने लिखा है इससे सुक्रोज और माल्टोज में समझा देता हूं। यहां पर देखो सुक्रोज की स्ट्रक्चर, सुक्रोज के बारे में भी बताया कि किस किस से मिलके बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, एल का तो वैसे हमारे यहाँ काम ही नहीं है, डी नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा क्योंकि डी ही है हमारे पास जो है अभी। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस नेक्स्ट था हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है,
और इसमें लिंकेज कौन सा था, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था। ये हमें याद रखना पड़ेगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होना चाहिए, 2,1 भी नहीं चल सकता। ठीक है, क्या डिफरेंस है बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम दोनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो फालतू के जो एच और ओ एच थे वो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, जो हमें काम नहीं आते, जो हमें काम आएंगे मैं सिर्फ वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये CH2OH डिनोट करने का काम आता है कि ठीक है CH2OH है, यहाँ पर H आ रहा है। ठीक है, अल्फा क्या था, अल्फा जिसमें OH नीचे की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। तो ये है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा है बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, ये फिरोन बनता है फ्रक्टोज में, ये फिरोन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन ये होता है, और बीटा का मतलब क्या है, OH का होना चाहिए ऊपर, CH2OH। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में इन्हें जोड़ेंगे कैसे हम लोग, यहां से हम रिमूव करेंगे H2O। ये हमने H2O रिमूव किया। अब देखना ये 1 और 2 का मतलब क्या है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमने नंबरिंग पढ़ी हुई है, 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में नंबरिंग यहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर कौन कौन से कार्बन के बीच में, जो एनोमेरिक कार्बन है ना, कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पर जो बना है ये बना है ग्लूकोज का तो 1 एंड फ्रक्टोज का 2, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये CH2OH हुआ, ये H, ये O, और ये कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये CH2OH। ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होगा 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा वाले का 1 और बीटा वाले का 2। ये अल्फा वाला था ये 1, और ये बीटा वाला था इसका 2। 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनी हमारे पास, सुक्रोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर से क्या क्या हमें समझ में आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता है क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखो यहाँ का एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट था, ये एनोमेरिक कार्बन, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज जो होती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है। फ्रक्टोज में भी एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट है, और इसके साथ OH भी जुड़े हुए हैं, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन से जुड़े हुए OH। तो ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर हैं। लेकिन सुक्रोज के अंदर क्या एनोमेरिक कार्बन, इन दोनों एनोमेरिक कार्बन से कोई भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि ये एसिटल स्ट्रक्चर है, और एसिटल स्ट्रक्चर में कार्बन से इधर भी OR और इधर भी OR, कहीं भी OH हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हमें OH ही नहीं दिखाई दे रहा तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ये दूसरे का रिडक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, वो डेफिनेशन सिर्फ इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि हमें देख के पता लग सके कौन सी स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग एंड कौन सी स्ट्रक्चर नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, तो सुक्रोज आया हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग। हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का भी पता लगा। क्या ये म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास जो एनोमेरिक कार्बन है उनकी स्ट्रक्चर तो फिक्स हो गई ना। क्या ये अपने सुक्रोज खुद अपने एनोमर बना सकता है, नहीं, सुक्रोज के एनोमर होते ही नहीं है। जब सुक्रोज के अल्फा बीटा एनोमर होंगे नहीं तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं होंगे, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन भी कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से सुक्रोज हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम माल्टोज के बारे में। एंड माल्टोज है हमारा अब अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। ये 1 होना चाहिए और दूसरा 4 होना चाहिए, मतलब 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमें इसमें बनाना है। और बस हमें इतनी सी चीज याद रह गई कि माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है।
तो हमें पूरी स्ट्रक्चर याद हो गई और इस स्ट्रक्चर से हम सब कुछ बता सकते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाए। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले तो अल्फा की बारे, अल्फा वाली। ठीक है, ये ग्लूकोज, ये CH2OH, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अल्फा में OH नीचे आएगा, H ऊपर जाएगा, प्लस CH2OH, ये H एंड ये OH, ये भी अल्फा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 1 एंड 4, एक बार नंबर दे लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 वाला तो ये रहा, यहाँ से ग्लाइकोसिडिक बनाना है। दूसरे वाले का 4 से बनाना है, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, मतलब यहाँ से H2O निकलना चाहिए 4 वाले से, ये 5 एंड ये 6। तो इसमें भी हमको H और OH शो करने पड़ेंगे, और इसमें जब HOH शो करते हैं तो वो कहाँ से शो होगा, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, जानते हैं हम ये लोग। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब यहाँ से 1,4 कार्बन से H2O बाहर निकाल दो। जब 1,4 कार्बन से H2O बाहर निकालोगे तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है। ये CH2OH, ये H2O बाहर। ठीक है, तो ये तो H है ही। अब ये O, ये H एंड ये OH। ठीक है, तो ये लिंकेज है हमारे पास 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग एंड म्यूटर रोटेशन के बारे में बात करते हैं। देखो एनोमेरिक कार्बन कहाँ है, एनोमेरिक कार्बन 1 ये रहा, और एक एनोमेरिक कार्बन ये रहा। इसमें एनोमेरिक कार्बन कहाँ है, एनोमेरिक कार्बन, ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है, लिख देता हूं यहां माल्टोज। तो इस माल्टोज में एनोमेरिक कार्बन ये रहा, लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। लेकिन इस वाले ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन है, और इस एनोमेरिक कार्बन से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, H और OH को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जब हम चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, एंड म्यूटा रोटेशन की अगर बात करें तो यहाँ देखो अल्फा बीटा बन सकते हैं, तो यहाँ पर म्यूटा रोटेशन इजीली आ सकता है। तो माल्टोज म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, और 1,4 अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास सामने है। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट का यहीं खत्म हो जाता है। बाकी के जितने भी पार्ट बचते हैं हमारे पास, इसके बायोमोलिक्यूल सब रखने वाले पार्ट हैं, वो तुम इजीली खुद कर सकते हो। ठीक है, चलो।